मैम शिखा मैम का था। अच्छा, ऐसा कैसे? तुम्हारी तो अटेंडेंस बल्कि वो होनी चाहिए 90% के आसपास होनी चाहिए, तुम तो रेगुलर हो। कोई बात नहीं, ये पंगे चलते रहते हैं। तुम बोल दिया करो, खुशबू मैम से पूछ लेना। हाँ, मतलब कुछ भी हो ऐसा तो मैं तो रेगुलर रहता हूँ क्लास में। मैम मैंने क्या था, आप कंफर्म कर सकते हो खुशबू मैम से। हाँ हाँ हाँ, ठीक बोला तुमने। अटेंडेंस तो तुम्हारी सही है, अटेंडेंस तुम सबकी सही है, जो भी यहाँ पे बैठे हो 27 स्टूडेंट्स, अटेंडेंस सबकी सही है। ये बस B08 वाले थोड़े गप्पले मारने लग गए आजकल, बाकी ठीक है। ओके, एक बार जल्दी से मनीषा का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसने भेजा हुआ है। नो मैम, मेरा सही नहीं है। हाँ जी, मेरा सही नहीं है, बीच में एब्सेंट था मैं। अच्छा वही मैं कह रही हूँ ना, B08 वाले गप्पले मार जाते हैं। इधर आओ। मैम मेरा सही है। अरे इधर 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 इधर, शोर नहीं। क्या लिखा हुआ है? आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आयरन वाला जो है BCC स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है, और 900 से ऊपर वो FCC में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, आप मान लेते हैं एट 900 मान लो, या चलो अब 900 लिख लेते हैं। आपसे बोला हुआ है रेशियो निकालनी है डेंसिटी की रूम टेम्परेचर पे और 900 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे, और ये बोला है एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बोल दी है, मोलर मास तो हम दोनों में जो है इसका कांस्टेंट मानेंगे, और जो इसकी रेडियाई है वो भी क्या मानेंगे, इसकी सेम मानेंगे। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या तो बताया था मैम मैंने? सिर्फ जेड इफेक्टिव का रेशियो आएगा ना इसमें? Z इफेक्टिव इनटू है बाय जेड इफेक्टिव का रेशियो आएगा ना सिर्फ इसमें? ठीक है, करते हैं इसको। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या है, रेडियाई जो है सेम है। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप BCC में देख लेते हैं। तो बेसिकली आपका क्या है, इसमें ध्यान से देखो, जो डेंसिटी है वो Z/A³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस तरीके से। तो डेंसिटी ऑफ BCC बाय डेंसिटी ऑफ FCC। हाँ बोलो। यस मैम। ठीक है, okay. अब Z इफेक्टिव इसका कितना होता है? BCC का 1 होता है। ठीक है, और BCC के केस में 4R इज इक्वल मैम 2 होता है ना मैम, बीसीसी का 2 होता है। क्या लिख लो, हाँ 2 होता है। ठीक है, BCC पूरा कंसिडर करना है, सिर्फ बॉडी सेंटर को कंसिडर नहीं करना है। ओके, और इसकी रेडियाई क्या होती है? √3a/4। ठीक है, यस। और FCC में क्या होगा, लिख लो एक बार इसको, √3a/4। लेकिन इसने ना एक चीज बोली हुई है कि दोनों की रेडियाई को सेम मान के चलना है। देख रहे हो, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है Yes, कि रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन्स कांस्टेंट, वो सेम रहेगी वो। ठीक है, तो आप रेडियस इसकी निकालो BCC की, या FCC की क्या होती है? 4R इज इक्वल टू √2a, तो R आ जाएगी √2a/ आपका 4। तो दोनों वो सेम बोल रहे हैं, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या डालो, Z इफेक्टिव डालो, FCC का आंसर आ जाएगा 1/2। यस मैम। समझे? मैं तो मैम फॉर्मूले में पूरे रख के फिर वैल्यू निकाल रहे, आ ही नहीं रही थी। तुम्हारा फिर अगर तुम मान लो रेडियाई को भी कंसिडर करोगे ना, तो तुम्हारा कोई और ऑप्शन आएगा फिर। यस तुम्हारा मैम। कोई और आएगा अंडर रूट वाला। बट इन्होंने देखो लिखा हुआ है रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन्स कांस्टेंट, तो फिर उसमें अगर रेडियाई ही कांस्टेंट है तो फिर उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। जस्ट यू हैव टू कंसिडर Z इफेक्टिव वैल्यू ऑफ FCC एंड BCC। पुट करो, आंसर निकालो, खत्म। मैम ऐसे ही इजी क्वेश्चन होते हैं पर ट्रिकी होता है। और ठीक है, मैम इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है, जो टेम्परेचर दिया था? टेम्परेचर तो दिया ही नहीं। अच्छा, टेम्परेचर का क्या रोल है? यहाँ पे देखो ना, टेम्परेचर बढ़ा दे। मैम कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में, मैम कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। कल मैंने बताया नहीं था आप लोगों को, अगर टेम्परेचर और प्रेशर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। और आपको पता है BCC का 8 होता है, FCC का 12 होता है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर मैच कर लेना, C होगा इसका आंसर। ठीक है, यस मैम। ओके, चलो आई थिंक स्टार्ट कर देना चाहिए, इसको लिख लो। ओके, अभी आज बात करने वाले सरफेस केमिस्ट्री की। सरफेस केमिस्ट्री, हरे कृष्णा राधिका। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री के जो आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं वो कितने होते हैं? आते हैं 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 8 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा आपके नीट में। और ये चैप्टर ना पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है,
जेई में तो फिर भी इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कुछ ऐसे अजीब तरीके से, लेकिन नीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन सेट होता है पेपर में कि आप 5 से 10 सेकंड में वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से की हो। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो वो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर वो 5-10 सेकंड क्या, वो होगा ही नहीं, क्योंकि जो जिसने चीज पढ़ी है, पढ़े हुए में से आया तो ही वो टिक मार्क करके आएगा, नहीं पढ़ के गए हो तो नहीं कर पाओगे, ऐसे वाला चैप्टर है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल चैप्टर की अपनी एडवांटेजेस होती है, पढ़ रखा है तो पूरे में से पूरे ले लोगे, ठीक है। चलो, तो सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस पे जो भी चीजें होंगी, सरफेस पे जितने भी फिनोमेना होंगे, वो सारे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। मैं आज बहुत सारा कराने वाली हूँ, 10 बजे तक क्लास लूंगी मैं, ठीक है। ओके, तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं बच्चे जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली टर्म है आपकी, ये क्या लिखा हुआ है, पहले से क्या लिखा हुआ है, ये पहला है आपका बच्चे एड्सॉर्प्शन, ठीक है। एड्सॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, बेसिक डेफिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट डेफिनेशन से, और बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आराम से सुनोगे, सीरियस होके सुनोगे, फोकस होके सुनोगे, घर पे रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, 10 मिनट भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा चैप्टर है ये, ठीक है। क्वेश्चन साथ साथ करवा दूंगी तो करने की वैसे ही जरूरत नहीं है। तो एड्सॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। जैसे ये जो मैंने, ये आपको जो दिख रहा है, मान लो ये कोई सॉलिड या लिक्विड का सरफेस है, सॉलिड का भी कोई सॉलिड सरफेस भी हो सकता है और कोई लिक्विड भी सरफेस हो सकता है, ठीक है। मान लो ये सरफेस है और उसके ऊपर क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स आके क्या है, चिपक रहे हैं, बैठ रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं। ध्यान रखना, एडसॉर्प्शन बोल रही हूँ मैं, एब्सॉर्प्शन नहीं बोल रही। एडसॉर्प्शन क्या होता है बच्चे, सरफेस फिनोमेना होता है जो सरफेस पे होता है। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है। ये आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अच्छा, एड्सॉर्प्शन के बाद दो टर्म्स और आती है। कौन कौन सी दो टर्म्स आती हैं, एड्सोर्बेट, एड्सोर्बेट, और एक और टर्म आती है एड्सोर्बेंट, ठीक है। जिस सरफेस पे मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं एड्सोर्बेंट, एड्सोर्बेंट, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स जिस सरफेस पे हो रहे हैं वो उनको क्या बोलते हैं हम, एड्सोर्बेट बोलते हैं। क्या बोल दिया मैंने, इस सरफेस को क्या बोलते हैं, जो कि आपका सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, वो आपका एड्सोर्बेंट हो रहा है। और जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है उस एड्सोर्बेंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सोर्बेट कहते हैं। क्लियर हो गई ये दो चीजें? यस मैम, मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे जो उस पे ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं। हाँ, उनको एड्सोर्बेट बोलेंगे। डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, एड्सोर्बेट की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो सब्सटेंस विच adsorb is called adsorbate and substance on which adsorbate gets adsorbed उसको हम क्या बोलते हैं, adsorbent बोलते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैम जो बेंट होता है वो अब्सॉर्ब होता है और बेट मतलब, और एड्सोर्बेट ये आपके मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर आपके सरफेस पे चिपक रहे हैं, बैठ रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, वो आपके एड्सोर्बेट हैं। और इसको क्या बोला है, इस सरफेस को मैंने क्या बोला है, एड्सोर्बेंट, जिसपे आके आपका सब्सटेंस क्या है, चिपक रहा है, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ठीक है मैम एक बार एड्सोर्बेट बता दो। देख, मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, पहले तो 2-3 टर्म्स मैंने बता दी, एड्सॉर्प्शन, एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट। इसके नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सारी चीजें आप लोगों को इसमें ही मिलेगी और एनसीईआरटी से बाहर मैं नहीं करवा रही हूँ चैप्टर, और करने की जरूरत भी नहीं है। एड्सॉर्प्शन क्या, आपका सरफेस फिनोमेना। अगर ये मेरा सरफेस है, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स आके इस पे चिपक रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिनोमेना को क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। ये तो अपनी देसी भाषा होगी। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, जो कि तुम्हें इस पिक्चर के थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास दो टर्म्स आती हैं, फर्स्ट इज एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट। एड्सोर्बेंट आपका सरफेस है, एड्सोर्बेट क्या है, आपका जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस चिपक रहा है उसके ऊपर एड्सोर्बेंट पे, वो आपका एड्सोर्बेंट है। खत्म कहानी, ठीक है।
चलो यस ठीक है। उसके बाद बात आती है एब्जॉर्प्शन की। क्या पढ़ लिया, हालांकि इसमें इस चैप्टर में हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे क्योंकि एब्जॉर्प्शन के सरफेस फिनोमेना, बट आपको एब्जॉर्प्शन कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्क फिनोमेना होता है। क्या होता है, बल्क फिनोमेना होता है। क्या लिखी हुई है डेफिनेशन एक बार देखना, इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। एब्जॉर्प्शन के तो अरे हर कुछ, अगर आप एब्जॉर्प्शन के कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो हमारी स्किन ही एब्जॉर्प्शन है ना, डस्ट पार्टिकल्स चिपक रहे हैं, समझ रहे हो। लैपटॉप में लेके बैठी हूँ तो लैपटॉप पे भी डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और आपको पता है चारकोल का आप लोग फेस वॉश या मास्क यूज करते हो तो वो भी क्या होता है, एक अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है जिसपे मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कोल माइंस होती है, वहां पे क्या करते हैं, गैस मास्क लगा के काम करते हैं, क्योंकि वहां पे जो पॉइजनस गैस होती है वो उस पे क्या, क्योंकि जो उस गैस मास्क में होता है क्या होता है, चारकोल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो पॉइजनस गैस हो जाती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर नहीं जाती है पॉइजनस गैस। नहीं तो बंदा तो ऊपर अल्लाह को प्यारा हो जाए। तो बहुत सारे एब्जॉर्प्शन के जो है एग्जांपल्स हैं। आप लोगों को कौन से करने हैं, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आता है। अभी मैं करा रही हूँ, अभी तो जस्ट अपन ने चैप्टर स्टार्ट ही किया है। अभी बेसिक टर्म्स को सीखो। हाँ जी, एडजॉर्बेंट पे ही तो आके चिपकते हैं मॉलिक्यूल्स। हाँ हाँ ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या आपका बल्क फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन क्या था, सरफेस फिनोमिना था। मतलब अगर आपके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके चिपक रहे हैं और सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि वो प्रोसेस कैसा था, एब्जॉर्प्शन था। अगर बल्क में कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वो कैसा होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। जैसे ये पिक्चर के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है, वन सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ अदर सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे अमोनिया वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो कैसा प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। क्या बनता है अमोनिया वाटर के साथ, NH4OH, जो आप लैब में देखते हो अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अमोनिया ने क्या किया, एब्जॉर्ब हो गया। हाँ एब्जॉर्ब हो गई है बाय वाटर, ठीक है। कितनी टर्म्स होगी, एब्जॉर्प्शन, एड्सोर्बेट, एड्सोर्बेंट। अब आ जाओ सोर्प्शन क्या होता है। सोर्प्शन क्या होता है बच्चे, जब एड्सोर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्प्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल स्पंज, स्पंज है ना। अगर आप स्पंज को पानी में डालोगे तो क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो बल्क में भी ज्यादा होगी और सरफेस पे होगी, यानी कि दोनों फिनोमेना क्या है, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोर्प्शन। और आपने ऑर्गेनिक डाइस का नाम सुना होगा, अगर आप कॉटन को उसमें डिप करते हैं तो वो भी कैसा प्रोसेस होता है, सोर्प्शन का ही प्रोसेस होता है, जिसमें एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। यस मैम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैम एग्जांपल क्या होता है अपने सोर्प्शन? अभी लिखवाऊंगी, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा बेटा, डोंट वरी। हाँ अर्पिता बोलो बेटा। मैम हमारी स्किन इसका एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी तो उस पे अकोमुलेट होते हैं। वो एड्सॉर्प्शन का, अपना स्किन एड्सॉर्प्शन फिनोमेना है। अब एक बार बताओ, मैं बैठी भी हूँ तब भी डस्ट पार्टिकल्स तो मेरे बॉडी में क्या हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, अंदर थोड़ी ना जा रहे हैं मेरे, ठीक है। आपको कोई चोट लगती है ना, अगर मान लो कोई इंजरी होती है, ठीक है, ऐसे थोड़ी बहुत अगर टक्कर खा जाते हैं तो वो थोड़ी ना अंदर जाके लग रही है, बार बार ना थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो हमारा स्किन एड्सॉर्प्शन का जो है बोल सकते हो, स्किन पे जो चीजें हो रही हैं, मतलब हमारा स्किन एब्जॉर्बेंट है, ये बोल सकते हो आप, ठीक है जी। मुझे लगा आपने कहा कि एब्जॉर्ब, ना 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 ना, एड 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 एडी एडी एडी, ठीक है मैम आप एडी बोल देना वरना मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, एडी बोल दूंगी, ठीक है जी। हाँ ये थोड़ा सा बी और डी में वैसे ही आपको कंफ्यूजन रहती है, तभी मैं आपको बोलती हूँ क्वेश्चन करते टाइम मुझे बोल या डोप बोला करो, ठीक है। चलो उसके बाद है डिसऑप्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है चीज। मेरा कैमरा नहीं दिख रहा है क्या, मैंने बंद किया हुआ है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मैम। क्योंकि फोन में मुझे मेरी फोटो नहीं दिख रही है, ठीक है ओके। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है डिसऑप्शन। देखो डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, रिमूवल। तो प्रोसेस ऑफ, मान लो ये सरफेस है एड्सॉर्बेंट, उस पे गैस के मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए हैं, अब आप क्या कर रहे हो, उनको रिमूव करा रहे हो, तो वैसे वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिसऑप्शन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडी
adsorbate from the surface of AD, adsorbent. क्लियर है ये डेफिनेशंस? ठीक है, यस ओके, बहुत बढ़िया। अब देख लो जितना मैंने बताया है, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस, अगर आपसे कोई पूछे आप बता दोगे? 4-5 डिफरेंस तो बता ही सकते हो। अच्छा कोई बात नहीं गुंजन, ठीक है। तो देखो एड्सॉर्प्शन आपका क्या है, यहाँ पे देखो सरफेस फिनोमेना है पहला डिफरेंस, और आपका ए बी यानी कि एब्सॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमेना, बहुत सिंपल, ठीक है। एड्सॉर्प्शन में क्या होगा आपका, सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जबकि एब्सॉर्प्शन में क्या होगा, बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है जी। ये वाली छोटी छोटी चीजें जो है आपको क्या करनी है, याद रखनी है। एड्सॉर्बेंट एब्सॉर्बेट क्या होता है, ये देखो ये एग्जांपल्स हैं कुछ, ये मैंने सारे वही एग्जांपल्स लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी में, और आपको भी ये करने हैं, बस इसके अलावा ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना है इसमें, ठीक है। जैसे सिलिका जल, ये तो सबने देखी होगी सिलिका जल। यस मैम। कहाँ पे होती है, किसमें मिलती है आप लोगों को? मैम वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर बॉटल बॉल हो जाती है बस। वाटर बॉटल में डालते हैं ना, अगर आप कोई अच्छी कंपनी खिलाते हो ना उसमें ही आती है ये। हाँ, तो बेसिकली ये क्या करता है, सिलिका जेल क्या काम करता है, एक अच्छा एड्सॉर्बेंट की तरह काम करता है कि अगर हमारे बोतल में एक बार बताओ मॉइस्चर आ जाएगा तो थोड़े दिन बाद फंगस लग जाएगा उस पे, ठीक है। तो जो ये सिलिका जेल है वो क्या करता है, वाटर वेपर्स को एड्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है जी, समझ रहे हो? तो ये यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस हो, ध्यान रखना एड्सॉर्ब्ड होता है बाय सिलिका जेल, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम क्लोराइड, तो वो क्या करता है, वाटर वेपर को एब्सॉर्ब, और ये क्वेश्चन आ चुका है, समझ रहे हो ना मेरी क्या बात मैं बोल रही हूँ? सिलिका जेल एब्सॉर्ब करेगा, कैल्शियम क्लोराइड एब्सॉर्ब करेगा, किस्मत अच्छी हुई तो यहीं से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ अच्छे एड्सॉर्बेंट, सिलिका जेल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एल्यूमिनिया जेल ये भी एड्सॉर्बेंट है, ठीक है। चारकोल ये भी एक अच्छा एड्सॉर्बेंट है। क्लियर हो रही हैं चीजें? तो ये आपको नोट्स मिल मैम जाएंगे। बैच कार्ड दिखाना है बड़ी। हाँ जी, ये लो मैम। बेटा, जल्दी ज्वाइन किया करो। यस ये मैम, हो चैप्टर गया। ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है कि करके खत्म करो, फिर इसको ना तब पढ़ लेना जब नीट थोड़ा सा पास आ जाए आप लोगों का एग्जाम, तब कर लेना, क्योंकि हो थ्योरी गया। वाले चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल, आपको पता है ना क्या करता है एक्टिवेटेड चारकोल, कलर सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है। जैसे देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा ब्राउन कलर्ड NO2 गैस के, ये देखो, तो इसने क्या किया, इसमें अगर आप चारकोल डाल रहे हो तो NO2 जो गैस का जो ब्राउन कलर है वो क्या हो चुका है, डिसअपियर, यानी कि उसने क्या किया होगा, NO2 गैस एब्सॉर्ब बाय चारकोल। देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं हम मैकेनिज्म। मैम अगर एब्सॉर्ब हुआ तो भी हम डिसॉर्प्शन कर सकते हैं? नहीं बेटा, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होगी उसको डिसॉर्ब कराने की। जनरली हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन, जो सरफेस पे एड्सॉर्बेट आके चिपके हैं उसकी, उसमें हम डिसॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? जहाँ जो ये मैं चैप्टर करा रही हूँ बेसिकली, इसमें सारा हम सरफेस फिनोमिना की बात कर रहे हैं। आपको सिर्फ एब्सॉर्प्शन की डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं डिसॉर्प्शन में क्या बात कर रही हूँ कि अगर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है अगर वो रिमूव हो जाते हैं, आपके रिमूव कर देते हो, लेकिन रिमूव भी कैसे कर सकते हो? एक बात सोचो, इधर आओ। जैसे मान लो ये आपके पास एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं। अब हो सकता है कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट की दोस्ती बहुत स्ट्रोंग हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, दोस्ती बहुत स्ट्रोंग हो, तो हमें क्या है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको रिमूव करने के लिए। या हो सकता है उनकी दोस्ती बहुत कच्ची हो, थोड़ी सी एनर्जी देने पे ही क्या हो जाएगी, काम हो जाएगा, हमारा डिसऑप्शन वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो ये फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के फोर्सेस हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये एड्सॉर्प्शन कैसे हो रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरी तरफ से लिख लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नेट फोर्स ऑन पार्टिकल। मैम क्या बोल रही है, इधर आओ, ये आपको दिख रहा है सबको? जैसे मान लो ये बीकर लिया हुआ है, कंटेनर लिया हुआ है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे अंदर की तरफ, बल्क में अगर बात करूं, इधर आओ बेटा, अगर मैं अंदर की बात करूं
तो अंदर अगर आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो इक्वली देखो वो हर किसी के साथ क्या कर रहे हैं, देखो हर डायरेक्शन में उसको फोर्स मिल रहा है। देखना एक बार, मतलब मतलब कहने का क्या मतलब है, जो अंदर है आपका पार्टिकल, चारों तरफ उसके मॉलिक्यूल्स हैं, चारों तरफ से उसको पुल मिल रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे से, तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यस मैम। नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है जी। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर मैं सरफेस पे बात करूं तो सरफेस पे क्या है, सिर्फ मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ से इनवर्ड पुल मिल रहा है, अंदर के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। तो अगर बाहर से कोई आएगा दूसरा पार्टिकल तो वो किससे इंटरेक्ट करेगा बच्चों, तो वो जो सरफेस पे पार्टिकल है वो उससे इंटरेक्ट करेगा। दिस इज योर, यानी कि एड्सॉर्प्शन किस वजह से हुआ, ड्यू टू इम्बैलेंस्ड फोर्स से हुआ। इम्बैलेंस्ड फोर्स को आप रेजिडुअल फोर्स भी बोल सकते हो, जिसका नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं होता है। क्लियर हुआ ये वाली चीज? यस मैम। कि सरफेस में क्या हो रहा है, आपका एडसॉर्प्शन हो रहा है ड्यू टू इम्बैलेंस फोर्स, क्योंकि अंदर में क्या है, अंदर में जो मॉलिक्यूल है उसको चारों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। ये पेपर में नहीं आएगा, टेंशन मतलब जो पेपर में आएगा मैं बताऊंगी। हाँ जी। यस मैम। ये दूसरा वाला समझाना मैम, अंदर की तरफ है और ये वाला देखो ना बेटा, ये इधर देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर भी होंगे, यस मैम। सरफेस पे भी हैं, ठीक है। तो सरफेस पे देखना, सरफेस पे क्या होगा, जो है अंदर की तरफ लग रहा है पुल, देख पा रहे हो, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, या दाएं या बाएं से, ऊपर की तरफ तो कोई भी नहीं है उसको खींचने वाला, तो नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं होगा। तो जब एड्सॉर्प्शन होगा तो कहाँ होगा, सरफेस पे ही तो होगा। कोई पार्टिकल आएगा तो इसको तो जाके चिपकेगा, अंदर थोड़ी ना मतलब चला जाएगा वो। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एड्सॉर्प्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इम्बैलेंस्ड फोर्स। और ये आपसे उसमें पूछ सकते हैं, जैसे जनरली क्या होता है ना, आप ध्यान से सुनो, थ्योरेटिकल वाले चैप्टर में आपके कैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो वाले स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको 4-5 स्टेटमेंट दे रखी होगी, आपसे पूछेंगे, तो हाँ उसमें से एक स्टेटमेंट ये हो सकती है कि एड्सॉर्प्शन ड्यू टू इम्बैलेंस फोर्स और रेजिडुअल फोर्स। तो यस, ये बिल्कुल ठीक है, एड्सॉर्प्शन जो है रेजिडुअल फोर्स और ड्यू टू इम्बैलेंस फोर्स की वजह से होती है। ठीक है जी। यस मैम। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, एक एग्जांपल लिख सकते हो अपनी एनसीईआरटी में, ऐड कर सकते हो कि जो चारकोल होता है वो अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब करता है, और जबकि वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये आप लिख सकते हो एनसीईआरटी में। नहीं, असर्शन रीजन वाले में नहीं अंशिका, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 स्टेटमेंट आ जाती है और पूछते हैं इनमें से मैम चारकोल एब्जॉर्ब करता है। हाँ लिख लो, चारकोल एब्जॉर्ब करता है एडी अमोनिया गैस को, और वाटर क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है ना वो। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना? यस मैम। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेक्टेड। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेक्ट का मतलब क्या है, तुम ना थोड़ा सा एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को सोचो। क्या बोला मैंने कि ये सरफेस है आपका, जिसको मैं एड्सॉर्बेंट बोल रही हूँ, और इस पे आके क्या है आपके मॉलिक्यूल्स क्या है, एड्सॉर्ब हो रहे हैं। दिस इज योर एड्सॉर्बेंट, जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है, और जिस पे हो रहा है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एड्सॉर्बेंट, एडी, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे डेल्टा एच की। डेल्टा एच को क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर चुकी हूँ, अभी जितना करना था कर दिया। अब जो भी बातें होंगी वो एडी की बात होंगी, यानी कि एड्सॉर्प्शन की बात होंगी। तो डोंट बी कंफ्यूज मैम, एब्जॉर्प्शन होता तो क्या होता, नहीं, पढ़ी हम वो वाले प्रोसेस रहे हैं जो सरफेस पे होते हैं, तो सरफेस पे होंगे, उसी में ही हम चीजें निकल के आएंगी कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो ये क्या है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही सरफेस, जो आपका सरफेस है सॉलिड और लिक्विड, उस पे आके मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होगी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, या तो वंडरवॉल फोर्सेस होंगे, ध्यान से सुन लो, या तो वंडरवॉल फोर्सेस होंगे, या आपके केमिकल फोर्सेस होंगे।
यानी कि केमिकल बॉन्ड बन रहे होंगे, कोई रिएक्शन हो रही होगी। दो टाइप के फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, या तो वीक टाइप के फोर्सेस होंगे जिसको आप वंडरवॉल बोल रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे जिसको आप केमिकल फोर्सेस बोल रहे हो। दोनों में ही क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, और आपको पता है अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो डेल्टा एच क्या होगा, एड्सॉर्प्शन में नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे लिख दूं एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। बोलो यस मैम। हाँ या ना, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद आती है बात थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो आपका वो पहले वाला चैप्टर था अपने 11th में किया था, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान रखना। उसके बाद मैं बात करती हूँ एंट्रोपी की। मैम एंट्रोपी का क्या हाल है बताओ। रैंडमनेस होती है एंट्रोपी, रैंडमनेस। यस मैम। ठीक है, जितनी चीजें बिगड़ी हुई होंगी, है ना, जितनी ज्यादा चीजें डिसऑर्डर होगा, जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डिसऑर्डर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। पहले क्या था, ये आपका सरफेस है, गैस के मॉलिक्यूल्स मस्त थे, अगर मैं मान लो मॉलिक्यूल्स जो है गैस के मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लूं, वो मस्त घूम रहे थे। अब क्या हो चुका है, वो सरफेस पे चिपक चुके हैं, तो उनकी रैंडमनेस क्या हो रही है, ऑन एड्सॉर्प्शन रैंडमनेस क्या हो रही है, हाँ रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर बच्चों रैंडमनेस कम हो रही है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव, यानी कि डिक्रीज, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। इनका तीसरे वाला भाई कौन सा है, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एस। ठीक है, अब देखो डेल्टा एच नेगेटिव है, यस मैम, माइनस टी, और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो यानी कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बड़ा। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। देखो एक बार, बोलो बोलो। ये तो पॉजिटिव हो गया ना, ये देखो ना, यस मैम। ये तो पॉजिटिव हो गया ना ये टर्म। तो जितना ज्यादा ये होगा तो डेल्टा जी भी क्या होगा, उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। क्या बोल दिया मैंने, जितना ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव होगा, क्या होगा, डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा, यानी कि प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी, समझ में आया। अच्छा, ये वाला जो काम होता है ना स्पॉन्टेनियस, मैंने बोला डेल्टा जी नेगेटिव होता है, जनरली लो टेम्परेचर पे होता है। ये लो टेम्परेचर पे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एब्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, कि सरफेस पे आपके मॉलिक्यूल्स आके एब्सॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब हीट दे रहे हो उसको, तो क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे डेल्टा जी जीरो, यानी कि कौन सी वाली स्टेट आ जाएगी, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ जाएगी, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। यस। इसके बाद आप और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तब आपका डेल्टा जी क्या आने लग जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि जैसे आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जा रहे हो, डेल्टा जी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये आपका जेई का क्वेश्चन है, जेई मेन का। तो अगर ये वहां आ सकता है तो नीट में तो आ ही सकता है। फिर से रिपीट करूं, लो टेम्परेचर पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अच्छा होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो डेल्टा जी नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाता जाएगा। समझ में आई ये वाली बात? यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। उसके बाद है आपका, रिपीट कर, ओके फिर रिपीट करती हूँ। मैंने आपको बेटा तीन चीजें बताई हैं। पहला, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर वंडरवॉल फोर्सेस भी हैं, कोई ना कोई तो इंटरेक्शन हो ही रहा है आपके एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरी चीज एंट्रोपी। पहले मस्त मजे से मॉलिक्यूल्स थे, अब वो क्या है, सरफेस पे आके चिपक गए हैं, यानी कि एड्सॉर्ब हो गए हैं, यानी कि उनकी रैंडमनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। और रैंडमनेस कम हो रही है तो एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर जो आता है, थर्मोडायनेमिक्स में यही तो पढ़ते हैं हम, डेल्टा एच, डेल्टा एस और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो
डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे देखो टी डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव, तो मतलब आपका डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, जब ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तभी मैंने ये लिखा है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। और जनरली लो टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन क्या होगा, ये प्रोसेस फेवरेबल होगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो वहां पे डेल्टा जी जीरो यानी कि इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ गई। टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो यानी कि लो से हाई टेम्परेचर की तरफ जाते हुए आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नहीं नहीं नहीं, डेल्टा एच इंक्रीज क्यों बोल रहे हो भाई तुम लोग? डेल्टा एच बढ़ने का मतलब है आपको बहुत नेगेटिव चाहिए, ठीक है। आपको इसमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव और डेल्टा जी भी नेगेटिव। क्लियर है? फिर बोल रही हूँ डेल्टा एच नेगेटिव क्योंकि क्या है, रिलीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच इंक्रीज बोलने का मतलब है, मैंने यहाँ पे मॉडुलस लिया है। यस मैम। तो ना कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। और बस ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है? आगे चलो, ठीक है। फैक्टर्स भी होते, चलो फैक्टर्स आप लोगों को बाद में बताऊंगी, उससे पहले अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पे। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो अभी तक यही पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट्स। मतलब अगर अभी 4 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, जो अभी जस्ट मैंने आपको कराया है, बाकी हमने बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन करवाऊंगी, 10 क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब बेटा 2 टाइप के क्या होते हैं, एड्सॉर्प्शन होते हैं, और यहाँ पे लिख लो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मैं स्टार बना देती हूँ। सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 2 ही क्वेश्चन आने हैं, है ना, या तो आएगा एड्सॉर्प्शन वाले से या आएगा कोलोइड्स वाले से। कैटालिसिस से क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, बट अपन वो भी कर लेंगे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा रही हूँ सैटरडे को। अच्छा, तो 2 टाइप के कौन से होते हैं बच्चे एड्सॉर्प्शन? एक होता है फिजियोसॉर्प्शन, देख रहे हो बच्चे आप? यस मैम। कलर चेंज करूं क्या, ब्लू ले लेती हूँ, चलो। और एक होता है केमिसॉर्प्शन, या आप इसको बोल सकते हो फिजिकल एडसॉर्प्शन, या आप बोल सकते हो इसको केमिकल एडसॉर्प्शन, ठीक है जी। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, इसके जो पॉइंट्स है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी की है, देखो ये सब एनसीईआरटी के लगाए हुए मैंने मैम। तो एक एक पॉइंट, वो टोटल कितने पॉइंट्स है, वी हैव 9 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जितने भी 9 पॉइंट है, सबको बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है कि क्या मतलब है इनका। एंड में तो टेबल रखनी है आपको। अब ध्यान से सुनो, ओके। सबसे पहले है फिजियोसॉर्प्शन में क्या होता है, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, यानी कि जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्सेस होते हैं, कौन से होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं। उसके बाद आता है केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, एड्सॉर्बेट और एडसॉर्बेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करके कुछ नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो बॉन्ड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैम एडसॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट बोला था ना आपने, जो अरे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तुम लोगों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। एडी है बेटा ये, यस ठीक है, चलो। यस। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, और जबकि केमिसॉर्प्शन है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब क्या है, फिजियोसॉर्प्शन में क्या होता है, क्योंकि वीक टाइप के फोर्सेस हैं, किसी भी आप गैस के मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करा रहे हो सरफेस पे, लेकिन केमिसॉर्प्शन में ऐसा नहीं है कि अंटशंट किसी को भी एड्सॉर्ब करा दोगे एड्सॉर्बेंट पे, नहीं, क्योंकि आपस में रिएक्शन होने वाली है, कुछ भी नहीं ले सकते। तो जो नेचर होगा वो क्या होगा, हाईली स्पेसिफिक होगा। क्लियर है सभी को ये वाला पॉइंट? यस मैम। ये स्पेसिफिक नहीं होता, केमिकल वाला स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तीसरा, रिवर्सिबल इन नेचर होता है। एक बात बताओ, अब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में दोस्ती अच्छी नहीं है, तो हम क्या करें, अगर हम चाहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल बाहर भाग जाए, तो हम क्या करेंगे, डिसऑप्शन करा देंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के या कुछ भी करके, ठीक है। तो वापिस क्या है, यानी कि उसका एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है, डिसऑप्शन भी हो रहा है, यानी कि रिवर्सिबल इन नेचर है। जबकि केमिसॉर्प्शन कैसा है बच्चों, एक बार केमिकल बॉन्ड बन गए, तो अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, वो ना हो पाएगा।
इरिवर्सिबल इन नेचर। गेटिंग माय पॉइंट? चलो उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि वेदर द प्रोसेस इज फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। कैसे पता लगाएंगे बच्चे? देखो फिजियोसॉर्प्शन में आपको पता है वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, मतलब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में दोस्ती अच्छी नहीं है। इन्होंने क्या बोला है, फिर भी अगर मान लो हमारे सामने कुछ गैसेस दे दी जाएं और आपसे पूछेंगे बताओ किसका एड्सॉर्प्शन सबसे पहले होगा, तो ध्यान रखना जो गैस इजिली लिक्विफाई हो जाएंगी वो एड्सॉर्ब्ड क्या होंगी, इजिली हो जाएंगी। यहाँ पे तुम्हारा आता है स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। आपने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा हुआ है? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड हो जाती है गैस, सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ पे गैस कैन नॉट बी लिक्विड, ठीक है कोई बात नहीं। ये वो वाला टेम्परेचर है जिसके ऊपर जाओगे गैस जो है लिक्विफाई नहीं होगी, या आप ये बोल सकते हो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस का उतनी ही जल्दी वो लिक्विफाई होगी, और जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी उतना ही जल्दी उसका क्या होगा, एडसॉर्प्शन होगा। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, टीसी पढ़ा होगा, क्या होता था फॉर्मूला स्टेट्स ऑफ मैटर में, 8A/27 RB, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। ये AB क्या थे? वंडरवॉल कांस्टेंट थे जी। अभी आप लोगों का टेस्ट भी हुआ है तो आप लोग नहीं बोलोगे कि मैम ये क्या था। अगर नहीं पता तो प्लीज आपने टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वो नहीं किए, ठीक है। तो A किस पे डिपेंड करता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यस मैम। ठीक है। और B किस पे डिपेंड करता था? साइज पे। तो या तो वो आपको गैसेस की A की वैल्यू दे देंगे, जितना ज्यादा A की वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, और जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा एड्सॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा। या तो वो B की वैल्यूज दे देंगे, ठीक है, उससे भी आप पता लगा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं देंगे तो भाई आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते थे ऑर्डर, यहाँ पे लिख लो, मैं आपको लिखवा देती हूँ। यहाँ पे लिख लो एक बार, कहाँ लिखोगे? यहाँ लिख लो, जगह नहीं है, यहाँ लिख लो H2 N2 O2 CO CH4 CO2 NH3 सॉरी HCl NH3 और SO2। ये आपका लिक्विफिकेशन का क्या है, ऑर्डर है मैम क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। क्रिटिकल टेम्परेचर में आप बताना, आपने बोला हाँ बोलो, तुम बोलो मैम, आपने बोला वो लिक्विफाई नहीं होगा, फिर आपने बोला वो ना, मैंने बोला मान लो ये सारी गैसेस हैं, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स होगा कि H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, N2 का ये है। मैं कह रही हूँ उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई हो जाएगा, उस पे जाओगे, उसके ऊपर जाओगे तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। और मैम उससे लोअर में भी नहीं होगा, मतलब उससे नहीं, उतना होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, समझे? ओके। तो यहाँ पे मैंने जो ये गैसेस लिखी हैं बच्चे, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। वैसे तो जनरली नीट में क्या होता है, आपको A की वैल्यूज दे देंगे, B की वैल्यूज दे देंगे, उससे आप पता लगा सकते हो कि किस केस में लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा। जिसमें लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा उसमें आपका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ओके ठीक है जी, हो गया? यस मैम। ओके। क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जो आपकी जिसपे गैस लिक्विफाई हो जाती है। और हाँ, जनरली क्या होता है, अमोनिया का भी ध्यान रखो। अगर मान लो आपसे पूछ लें अमोनिया और N2 में किसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो आप बता सकते हो अमोनिया। इसका आप एक रीजन दे सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो NH3 का लिक्विफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा, ठीक है जी। चलो आप कहाँ पे थे? आप फोर्थ पॉइंट थे, फोर्थ पॉइंट पे थे। अब ये वाला पॉइंट देखो, केमिसॉर्प्शन वाला, ये भी नेचर उस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना गैसेस व्हिच कैन रिएक्ट विद द एडसॉर्बेंट शो केमिसॉर्प्शन। इसमें ऐसा नहीं है किसी भी गैस को एडसॉर्ब करा दोगे, वो गैस जो होनी चाहिए, जो आप ले रहे हो, जो आप एडसॉर्ब करा रहे हो, वो एडसॉर्बेंट के साथ क्या करनी चाहिए, रिएक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब इसमें क्या हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल। क्लियर है? ठीक है, ओके। इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, क्या समझ में आया?
बोलो। हाँ जी, क्या बोला आपको? एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोलिए ये वाली बात, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस है तो ज्यादा एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। डेल्टा एच नेगेटिव तो होगा, लेकिन बहुत कम होगा। कितना है? 20 to 40। 20 to 40 केमिस्ट ऑप्शन में कितना है? 80 to 40। मैम ये रेंज याद रखनी है क्या? यस, ये रेंज याद रखनी है। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आई आपको? डायरेक्ट ध्यान रखना है कि फिजियोस ऑप्शन में क्या होती है, 20 to 40 होती है डेल्टा एच की वैल्यू, और जबकि केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है बच्चों? 80 to 40। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो। ये देखो, ये 6 वाला पॉइंट एक बार पढ़ो और मुझे बताओ क्या समझ में आया। मैम एक मिनट Yes, मैम slide जितना पीछे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन उतना कम होगा। अर्पिता तुम बताओ क्या कह रही हो? स्लाइड पीछे कर दीजिए। कहाँ ध्यान है आज तुम्हारा? जल्दी लिखो। लिख रहे हो क्या या एनसीईआरटी की स्निपिंग है ये? एनसीईआरटी में। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये वाला पॉइंट क्या बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। हाँ गुंजन। मैम अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडी कम हो जाएगा, ये कहना है। क्या क्या कम हो जाएगा? एडी। हाँ, ये कहना चाह रही हूँ। इधर देखो, ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया क्या? मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नहीं लिखा तो प्लीज लिखो। हाँ। नहीं लिखा था क्या अर्पिता? मैम एक सेकंड मैम। मैम जल्दी लिख लिया। लिख लिया मनीषा? हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे वो बनाना है, इसका डायग्राम बनवाना है, ग्राफ बनवाना है। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। अगर टेम्परेचर आपका कम है तो एड्सॉर्प्शन जो होगा वाला प्रोसेस फेवरेबल होगा, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एड्सॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है, फिनोमिना है, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो अगर मैं मान लो एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं फॉर फिजियोस ऑप्शन, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। देख पा रहे हो? लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा, और जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा? डिसॉर्प्शन। ठीक है, ओके। तो केमिस्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है? ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन इसलिए पूरी तरह से सही नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। एक्चुअली इसका जब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर इन केस ऑफ केमिस्ट ऑप्शन, तो पहले तो वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन एक उसके बाद क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। होता क्या है यहाँ पे? इधर आओ। आपको पता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, डायरेक्ट तो बन नहीं जाता। ठीक है, क्या होनी चाहिए? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, है ना, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हो। या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इस बैरियर को क्रॉस करके जाना है तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। बोलो हाँ या ना? तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब क्या है? हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करें सो दैट इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो टेम्परेचर बढ़ाएगा स्टार्टिंग में, जब उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी कि वो बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट बना लेगा, उतना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। लेकिन एक बार उसने क्या बोलते हैं, एक बार उसने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ली, आप दोबारा टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपका एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस फिनोमिना डिक्रीज होता जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे तो केमिकल बॉन्ड टूट भी सकते हैं। पता है कि नहीं पता? पता है तुम लोगों को तो सारी चीज पता है, बहुत पढ़ के आए हो ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। ये ग्राफ आप जैसे मैंने बनाया है अपनी एनसीईआरटी में बना लो। मैम ये इरिवर्सिबल प्रोसेस था, लेकिन आपने बोला कि अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। हाँ, तो कंडीशन दे दी ना मैंने। जनरली आप क्या बोलोगे? इरिवर्सिबल बोलोगे। जनरल क्या बोलोगे? जनरल, इन जनरल, कि जो आपका केमिस्ट ऑप्शन होता है इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या समझ रहे हो तुम? इरिवर्सिबल का मतलब है जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया वापस वापस नहीं बना। हाँ, वापस वो वाला रिएक्टेंट ना दे। केमिकल बॉन्ड टूट रहे, क्या गारंटी है कि तुम्हें वही रिएक्टेंट मिल जाएगा वापस? ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखना जो मैंने ये ग्राफ बनाए हैं। ठीक है जी, चलो। उसके बाद है फिजियोस ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। एक बात बताओ, आपके पास जितना ज्यादा सरफेस होगा
उतना ही एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, ज्यादा जगह मिलेगी मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब होने की। और सेम केमिसॉर्प्शन में भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी क्या होगा, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। ठीक है, 9th वाला पॉइंट क्या कहता है, 9th वाला पॉइंट ये कहता है कि जो आपका फिजियोसॉर्प्शन है उसमें क्या होता है, मल्टी लेयर बनती जाती है ऑन एड्सॉर्बेंट अंडर हाई प्रेशर। क्या बोल दिया मैंने, इधर सुनो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा एड्सॉर्प्शन पे, तो तुम बोलोगे मैम प्रेशर के साथ साथ क्या होगा, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं, कहाँ पे बना के दिखाऊं, यहाँ पे देखो। अगर मैं एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा कुछ आता है। स्टार्टिंग में तो होगा, बढ़ेगा, लेकिन एक बार अगर सारे मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो जाएंगे सरफेस पे, तो उसके बाद प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एड्सॉर्प्शन तो हो चुका है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, क्या बोल गई मैं, फिजियोसॉर्प्शन में जो है मल्टी लेयर बनती है, मतलब गैस, आपको पता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कुछ खास दोस्ती तो है नहीं, कुछ भी आके अंट के चिपक जाता है, तो लेयर भी बन सकती है, गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी और लेयर भी बन सकती है। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या है, ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो हो गई एक बार तो बस वो हो गई, तो वो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर की फॉर्मेशन करता है। क्लियर है सारे के सारे, नो पॉइंट? यस मैम। बढ़िया वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या आता है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और इसमें आपके सिलेबस में कौन सा है, फेनलिक आइसोथर्म। इसकी स्पेलिंग देख लेना, आइसोथर्म। क्या कहता है ये, लिखो इसको, क्या कहता है ये कहता है बेसिकली, ये रिलेशन बताता है बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड। क्या बोलता है, लिखो एक बार, रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन, लिखो, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रही हूँ, भर भर के क्वेश्चन आए हुए इस पे, ऑन पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट। यानी कि एक चीज समझ रहे हो, यानी कि जो मैं इसमें एड्सॉर्बेंट ले रही हूँ, आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो एड्सॉर्बेंट ले रही हूँ वो क्या ले रही हूँ, एड्सॉर्बेंट ले रही हूँ विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, लिखो इसको, लिख लिया सबने। रिलेशन बताता है बिटवीन अमाउंट गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन बताऊं, आपसे कोई ये डेफिनेशन, आपसे इसे कोई स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, आइसोथर्म का मतलब तो सबको पता है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ इधर। तो यहाँ पे क्या बताता है ये, x बाय, हाँ, फ्रेंडली, FREUNDLICH। ठीक है, अब ठीक है ना। तो इसका रिलेशन क्या होता है, ये होता है प्रेशर की पावर 1/n। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो यहाँ पे आता है K, प्रेशर की पावर KP की पावर 1/n। अब हमें देखना है कि x क्या है, m क्या है, ये सब क्या है। तो x क्या है बच्चे, आपका मास ऑफ, लिखो, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, और एड्सॉर्बेट क्या है तुम्हारे पास, गैस, और ये क्या है तुम्हारा, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट क्या है तुम्हारे पास, सॉलिड। ठीक है, अब ये पूरा x/m क्या है बच्चों, ये पूरा x/m क्या है, पूरा x/m को हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। साथ साथ लिखते जाओ। P क्या है, प्रेशर है, K एंड N क्या है आपके, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, जो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस। ठीक है, जो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब नेचर ऑफ गैस कैसी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लिखो इसको पहले, फिर इसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं। लिख लिया सबने, x क्या है, m क्या है, पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा ना, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इसके ग्राफ वाले तुम लोग। ठीक है,
ओके हो गया। चलो Yes. अब यहाँ पे मैं देखो ग्राफ बना के दिखा रही हूँ जो आपके एनसीईआरटी में भी है, ध्यान से देखते जाओ। पहला ग्राफ ये देखना ध्यान से, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, फिर कर्व आता है और फिर एकदम से ऐसा स्ट्रेट लाइन आती है। इस तरीके से आपको दिखेगा आपके बुक में भी या कहीं और भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये किसके बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया है? एक्स एम बताओ। एक्स बाय एम वर्सेस प्रेशर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं ना 3 केसेस डिस्कस करूंगी बच्चे, केस 1, केस 2 एंड केस 3, ठीक है। इसको मैं मान लेती हूँ, कोई भी पॉइंट मान लो, ए मान लो, स्ट्रेट लाइन वाले को बी, और बी से ओ जो ये कर्व वाला पॉइंट है इसको ओ मान लो, और आफ्टर ओ जो है सैचुरेशन आ चुका है, सैचुरेशन लेवल, ठीक है। सैचुरेटेड प्रेशर बोल सकते हो, यानी कि अब प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो केस 1 क्या है मेरा? ए बी वाला पार्ट है, ए बी वाला पार्ट है। इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चे, इधर आओ। इसमें क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ मेरा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, हाँ या ना? बोलो। Yes, मैं ma'am. बोल सकती हूँ एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बोलो। यानी कि एट लो प्रेशर मेरे को ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 1/n की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तभी तो आएगा ये। वो बोलो हाँ या ना? अगर मैं 1/n की वैल्यू 1 ले लूंगी तभी तो आएगा ये, यानी कि लो प्रेशर पे 1/n की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कि यू कैन ऑल्सो से n की वैल्यू 1, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में ओबी वाले पार्ट की बात करो। ओबी पार्ट में आपको क्या दिख रहा है बच्चे? मॉडरेट प्रेशर, और मॉडरेट प्रेशर में क्या है? मॉडरेट प्रेशर में क्या है? x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। और यहाँ पे ध्यान रखना 1/n की वैल्यू क्या है? 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। किस में लाई करती है? 0 to 1 के बीच में लाई करती है। 1 पे तो क्या हो जाएगा? p की पावर क्या है? कुछ है ही नहीं, 1 है, ठीक है। ओके अच्छा, केस 3 क्या होगा बच्चों? केस 3 क्या होगा? आफ्टर ओ, आफ्टर पॉइंट ओ क्या दिख रहा है? हाई प्रेशर। Yes, ma'am. हाई प्रेशर पे आपको क्या दिख रहा है? एक्स बाय एम इज इक्वल टू के, मतलब प्रेशर पे क्या कर रहा है? वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ 1n की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी, या मैं बोल सकती हूँ 1/n की वैल्यू क्या होगी? 0। चेक करो। Yes. 0. p की पावर 1/n थी, उसको 0 मानने का क्या मतलब है? 1 हो गया ना। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि इंफिनिटी लिखा है आपने। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी बच्चा। तो मैं बोल सकती हूँ जो आपका फ्रेंडलिक आइसोथर्म है वो हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है, वो लो Yes, ma'am. प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर पे काम करता है। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखना, मैं लिख भी देती हूँ, डज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि प्रेशर पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, और प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा तो हम फिर पढ़ क्या रहे? क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद आओ, नेक्स्ट ग्राफ आता है ये वाला। यहाँ पे x बाय m है, ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है आप लोगों का प्रेशर। मैं 3 ग्राफ बना रही हूँ, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ऐसा करके बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ T1, T2 और T3। तो आप मुझे बता सकते हो टेम्परेचर के बीच का रिलेशन? मैम क्या बताना है, हाई या मतलब? बताओ मुझे, चलो ऑप्शन दे देती हूँ। T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, B T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, या T1 T2 T3 D, none of these। मैम बी। ये ऑप्शन होगा मैम। A होगा या B होगा? ये मैम बी। बी बी ऑल। हाँ बस कर दी गलती। क्या बोला था मैंने कि एट लो टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। Yes.
और एड्सॉर्प्शन देखना किसमें ज्यादा दिख रहा है तुम लोगों को, T3 वाले के केस में। अगर मान लो मैं ये वाला प्रेशर वाला पॉइंट ले लूं, इधर आना, यहाँ पे ले रही हूँ तो इतना एड्सॉर्प्शन हो रहा है, देखना एक बार, ये वाला प्रेशर इतना हो रहा है, ये वाला इतना, तो कौन से वाले टेम्परेचर पे ज्यादा हो रहा है एड्सॉर्प्शन? तो T3 क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। ज्यादा या कम? अरे क्या कर रहे हो? कम होगा। मैम हमारा आंसर तो सही था ना ये। सही कैसे था? ये था, आप सबने बी बोला था, मैंने ये बोला था। नहीं, मैम ये बोला। ये चलो भी तो जिसने अरे ए ऊपर बोला था, T1 लिखा है। अरे जिसने ए बोला बी बोला छोड़ो, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैम लो ये क्वेश्चन 2023 का था क्या? एट लो टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीजेस। क्लियर है? चलो इस पे क्वेश्चन जब कराऊंगी तब बताना। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक और आता है, आपसे पूछा जाता है कि अभी आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, x by m is equal to k p 1 by n। यस मैम। यस। आपसे बोला जाता है कि ग्राफ प्लॉट कर दो log x by m वर्सेस log p, तो कर सकते हो क्या? कर सकते हो? यस मैम। log ले लो दोनों साइड, log x by m log k प्लस 1 by n log p। हाँ यस। तो log x by m वर्सेस log p के बीच में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी तो क्या होगा? ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस पे है, ये आपका स्लोप हो जाएगा, ये आपका इंटरसेप्ट, यानी कि ये आएगा ग्राफ। देखना एक बार, स्लोप क्या हो जाएगा? 1 by n। पता है ना स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। और कैसे निकालते हो? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? लोग के। बोलो हाँ या ना। यस मैम। क्लियर है सबको? यस। इसके बाद ये एप्लीकेशंस है, ये आप लोगों के लिए घर के लिए रहेंगी, होमवर्क रहेंगी, इसको प्लीज पढ़ लेना आप लोग कि एड्सॉर्प्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे गैस मास्क ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, रिमूविंग ऑफ कर्लिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ठीक है, जैसे सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस इन क्योरिंग डिसीज, क्रॉस फ्लोटेशन प्रोसेस, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। ये आपको सिर्फ पढ़ना है, ये इतना ज्यादा पेपर में नहीं आता, लेकिन आपको रीडिंग जरूर करनी है, क्योंकि अगर पता चला उसने 4 स्टेटमेंट वाले दे दिए और उसमें से एक यहाँ पे कहीं से पूछ लिया तो फंस जाओगे। इसलिए आपको रीडिंग जरूर लेनी है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि रीडिंग तो भैया जरूर लेनी है, ऐसा नहीं कि देखते ही छोड़ दो। समझ में आया? रीडिंग जरूर लेनी है आप लोगों को। कुछ कुछ मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी स्टार्टिंग में लेक्चर के, और कुछ कुछ आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है? ठीक मैम है क्या? कितना और थ्योरी है मैम? बस थ्योरी खत्म, क्वेश्चन प्रैक्टिस आने वाली है। ठीक है, चलो ये वाला आप छोड़ भी सकते हो, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ठीक है, सॉल्यूशन फेज में क्या होता है? अभी तक उसमें हम क्या बात कर रहे थे? गैसेस की बात कर रहे थे, है ना? उसमें जो गैसेस था मेरा एड्सॉर्बेंट था, और सरफेस जो था एड्सॉर्बेंट था वो सॉलिड था। इसमें अब जो क्या है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लिक्विड यानी कि फेज में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या था? गैसेस था तो प्रेशर वाली टर्म आई थी, इसमें सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन वाली टर्म आएगी। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत भी नहीं है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में इसलिए करा रही हूँ, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है वैसा फ्रेंडली आइसोथर्म वाला। ठीक है, उसी का ही मॉडिफिकेशन है ये। तो ये वाली बात है, जल्दी जल्दी देख लो। क्या मैं ये बता चुकी हूँ कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, सरफेस एरिया के साथ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, ओके, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। और नेचर पे भी क्या करेगा? डिपेंड करता है, कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो देखना, अपने पास क्या था? x by m इज इक्वल टू kp की पावर 1 by n। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है तो p को किससे रिप्लेस कर दोगे? c से। तो इसका log x by m वर्सेस अगर log c का ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल वही आ जाएगा, सेम, बस खत्म। आपको कितना ध्यान रखना है, हालांकि मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, नो नीड टू लर्न, कोई जरूरत नहीं है इसको याद रखने की, लर्न करने की। अपना वही वाला इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडली से ही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आज तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आने वाला, चांसेस ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि थ्योरी वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फटाफट रिवाइज कराऊं या डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलना चाहते हो? तुम रिवाइज क्वेश्चन कराओ मैम। क्वेश्चन मैम जल्दी कराओ मैम। ओके, ओहो बोरिंग लग रहा है क्या चैप्टर? चलो आ जाओ। नहीं मैम, नींद आ रही, क्वेश्चन में थोड़ा नींद उड़ जाएगी।
चलो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री, आपका सरफेस फिनोमेना है, जो हम बेसिकली यहाँ पे सारी जो बातें वो एड्सॉर्प्शन वाली करने वाले हैं। तो आपको बेसिक टर्म्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। एडसॉर्प्शन, एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेंट, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये वाले एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड, चारकोल, ठीक है। मैकेनिज्म में आपको थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस क्या होगा, तीनों के तीनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एड्सॉर्प्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ये वाला डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, फिजियोसॉर्प्शन और केमिकल, सारे के सारे नो के नो पॉइंट विद इसके ग्राफ, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। उसके बाद एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने फ्रेंडली का आइसोथर्म करे, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, और हमने इसके 3 बेसिकली केसेस डिस्कस किया, एट लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर। गेटिंग ओके। उसके बाद ये एप्लीकेशंस है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के आगे, प्लीज बी एक्टिव इन माई क्लास। 27 बच्चे थे, 4 बच्चे गायब हो चुके हैं। Adsorption of a gas follows friendly adsorption isotherm if gas is, बोल भी रखा है, x क्या है, mass of gas adsorbed on mass m of adsorbent। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट फ्लोट है। प्लीज रेज योर हैंड। और सोना तो बिल्कुल नहीं है, बी एक्टिव, क्लास में ही करके जाओ ये चैप्टर, और घर पे अपनी और चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ। निगम ओके, नितिका बताएगी। नितिका बता बेटा जल्दी। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा है सबका? यस मैम। ऑप्शन आ रहा है। मैम ए नहीं होगा? बी क्यों बोला वैसे भाई तुम लोगों ने? मैंने अभी क्या समझाया, लेक्चर ही नहीं सुन रहे हो ध्यान से। मैंने बोला कि लो टेम्परेचर फेवर कर रहा है, लो Yes. टेम्परेचर फेवर्स एड्सॉर्प्शन। अभी तो ग्राफ बनवाया था, तुम फिर भी गलत कर रहे हो। ध्यान से देखो ना बेटा, यहाँ पे देखो ना। अगर मान लो सपोज ये प्रेशर का ये वाला पॉइंट पकड़ लूं, तो यहाँ पे देखना इस वाले टेम्परेचर पे इतना एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, इसके ऊपर जाऊंगी इतना है, इतना है। और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, एड्सॉर्प्शन ज्यादा फास्ट होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। यस मैम। सभी का ए आया है, तो प्लीज जिसका गलत आया है वो प्लीज थोड़ा सा देख लो कि क्या गलती की है, ठीक है। ये ध्यान रखना, लो टेम्परेचर फेवर्स एड्सॉर्प्शन। चलो ये वाला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following statement regarding the adsorption show those that are valid। बेसिकली आपको वो वाली स्टेटमेंट बतानी है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान से पढ़ो, जल्दी जल्दी में करोगे क्वेश्चन गलत करके आओगे। आराम से करो, प्यार से करो, चैप्टर बहुत इजी है, इसको ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ध्यान से पढ़ो। मैम सी। मैम ए। ए और भी बोलो, ए और सी के अलावा। बी और डी वाला है क्या कोई? वो तो हो ही नहीं सकता मैम। अच्छा ए वाले कितने हैं? बाकी हाथ नीचे कर लो। ए वाले कितने हैं? साक्षी और मनीषा। ओके एक मिनट रुको रुको रुको। 7 बच्चे हैं जो ए आंसर ए वाला कह रहे हैं। चलो नीचे कर लो हाथ। सी वाले कौन से हैं? सी वाले ना मैम, मैं अकेला खड़ा। बस एक। ओहो दीपक तो अलग ही उसमें चल पड़ा है दिशा में भी। प्रियांशु एक ठीक बोल रहा है। क्यों भाई? प्रियांशु को तो नींद आ रही थी, अमोनिया उसको एब्जॉर्ब होता है ना बोलना। मैम। इधर आओ, मैम सीरीज दिखाई थी ना आपने, एब्जॉर्प्शन की मैम, इधर आओ। एब्जॉर्प्शन की। देखो डेल्टा एच बिकम लेस नेगेटिव, ठीक तो है। जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन वाला फिनोमेना बढ़ता जाएगा, डेल्टा एच धीरे धीरे कम होता जाएगा ना। भूल गए क्या? अभी तो बताया। यस मैम। हाँ ये तो ठीक। तो फर्स्ट वाला तो ठीक है, तो मतलब सी हो सकता है। ये क्या लिखा हुआ है कि एड्सॉर्बेंट पे अमोनिया गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। हाँ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर लग सकता है, अभी बताया था। ए की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ठीक तो है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्यों बोल रहे हो तुम भाई? मैम फोर्थ क्यों नहीं हो सकता मैम? विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अब्सॉर्ब। अरे वो डिक्रीज था यहाँ पर। इधर आओ।
एब्जॉर्प्शन के टाइम रेजिडुअल फोर्सेस जो होते हैं अलोंग द सरफेस वो इंक्रीज नहीं होते, डिक्रीज होते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होता है, कोई आके चिपक रहा है, तो रेजिडुअल फोर्सेस वहां पे डिक्रीज हो रहे हैं, तो थर्ड वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। और थर्ड वाला गलत है तो बी और ये तो वैसे ही हट गए, खत्म कहानी। ए में फंसे हो गए। इधर देखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अरे भाई कंसंट्रेशन बढ़ती है क्या टेम्परेचर के बाद? नहीं इस मैम, ऑप्शन वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, तो ए फोर्थ वाला कैसे ठीक हो सकता है? सी इज द करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। आपको एप्रोप्रिएट वाला मार्क करना है। वैसे इसमें तो एप्रोप्रिएट क्या ही है, फोर्थ वाला तो गलत ही है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके ये वाले क्वेश्चन करोगे तो ही सही होंगे, वरना तो फंस जाओगे। चलूं आगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन करो। A gas undergo physical adsorption on a surface and follow the given friendly adsorption isotherm equation x by m is equal to kp की power 0.5 adsorption of gas increase with। बताओ गैस का एड्सॉर्प्शन कैसे इंक्रीज होगा? मैम सी। हाँ पहले ही बता दे तू। मैम हाथ ऊपर करना था ना। मैम भूल। अभी तो मैम ने ग्राफ कोमल से आप बताओ। समझाया था। कोमल मैम ऑप्शन सी। सी आ रहा है क्या सबका? यस मैम। मैम इसमें दो ऑप्शन सेम दिए हैं। कौन से? अरे आके कौन से सेम नहीं हुए? नहीं सेम नहीं है वो, नहीं, डी नहीं, sorry, आपको पता है प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करने का मतलब ही क्या है, लो टेम्परेचर फेवर्स एड्सॉर्प्शन। ये वाला क्वेश्चन करो। ये आपको प्लॉट दिया हुआ है, मैं पूरा नहीं देख रही। आपको प्लॉट दिया गया log x by m वर्सेस log p। आपको क्या बताना है, x by m इज प्रोपोर्शनल टू। करो स्टार्ट हो जाओ। पहले नहीं बताना आंसर किसी को। मैम एन क्या होता है बताना मैम। 1 by n इज योर स्लोप। ये होता था ना x by m, kp की Slope पावर मैम, ठीक 1 है। by n। 1 by n आपका स्लोप हुआ करता था। अब तो करवा ही दिया मैंने सारा, ठीक है। हो गया मैम। स्लोप कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 और di हुआ है 2/3, यानी कि a is मैम the ए होगा। ए मैम ए इसे होगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसका tan थीटा निकाल के इसकी स्लोप बना ले। हाँ जैसे Tan मर्जी theta कर। से वो जितना मैथ में ज्यादा वो है इंटेलिजेंट, वो वैसे कर सकता है, बट आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे आओ। आपको ये क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए हैं कुछ गैसेस के, आपको बताना है प्रिडिक्ट विच ऑफ द गैस शो लीस्ट एड्सॉर्प्शन बोला ऑन अ डेफिनेट अमाउंट। और ये बच्चे बहुत गलत करके आए थे ये वाला सवाल, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, लीस्ट पूछा है। वो क्या लगा के आए, मैक्सिमम वाला लगा के आ गए। S2 हो गया मैम। ये देखो यही गलत कर दिया। SO2 गलत, H2 या SO2? H2 मैम डी बोला मैंने। इसका सबसे कम है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ। मोल एटॉम। एड्सॉर्प्शन। ये वाला करो। मैम हाँ बेटा। ये ए एंड डी में हमेशा ही क्यों गड़बड़ होती है? SO2 में ज्यादा है ना, तो वो नहीं होगा बेटा। नहीं मैम, बोलने में कह रहा हूँ मैम। अच्छा हाँ, तभी मैंने सुना SO2 बोला तुम लोगों ने। ये वाला क्वेश्चन करो। प्लॉट ऑफ log x by m वर्सेस log p गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, और स्लोप आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ चैट बॉक्स में बोलते जाओ, ठीक है। तो x by m क्या होता है, kp की पावर 1 by n, और स्लोप इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 0.5। सी हो गया। यानी कि हाँ सी होगा √p। अब ये मत बोलना मैम समझ में नहीं आ रहा, इट मींस आपने लेक्चर नहीं देखा, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, चिंदी क्वेश्चन है। चलो ये वाला देखो, 2016 में आया हुआ है। ए पर्टिकुलर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक।
इट अराइजेज ड्यू टू, मतलब आपको नहीं बताया हुआ कौन सा प्रोसेस है, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख के पहचानना है ना। जैसे मैं प्रियांशु को नहीं जानती कौन है, लेकिन अगर मुझे उसके बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा तो मैं पहचान लूंगी, हाँ ये प्रियांशु की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ ये कौन से वाले प्रोसेस की बात कर रहा है। इट अराइजेज ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेस, रिवर्सिबल है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। मैम डी लास्ट वाला। ये बात कर रहा है डी फिजियो, पता लगा दीजिए मैम। यस मैम, फिजियो 20 से 40। ठीक है, तो उसमें मल्टी लेयर होती है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन 20 to 40 के बीच में होता है, ये ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो, या अगर ये भी लिख के देता नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड तो वो भी हमारा ठीक होता। ओके नेक्स्ट आओ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन बच्चों? मैम डी। शाबाश, मल्टी लेयर बनती है, मल्टी लेयर। बाकी सारे ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन, जितना कम टेम्परेचर उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस फलाना फलाना। इन ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। हाँ बताओ। सी होगा। सी होगा, बाकी सारे डेल्टा एक्स हाँ, नेगेटिव, बाकी सब ठीक है मैम। एंट्रोपी भी होता है। नेगेटिव होती है, एनर्जी भी हीट की फॉर्म में अपीयर होती है। सी इज द, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म, लेक्चर खत्म। बाय ठीक है? मैम। मैम सरफेस से फोर्स बढ़ते तो है मैम। फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैम सरफेस पे तो फोर्स बढ़ते ही है ना मैम, अगर देखें। रेजिडुअल फोर्सेस बेटा, इम्बैलेंस्ड फोर्स। इधर आओ, इम्बैलेंस्ड होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, अंदर की तरफ से मिल रहा था, अभी इनबैलेंस फोर्स थे, याद था, नेट फोर्स 0 नहीं था, अब ऊपर से आएगा तो इसके रेजिडुअल फोर्सेस क्या हो रहे हैं प्रियांशु? कम हो रहे हैं ना बेटा, डिक्रीज यस मैम। ध्यान रखना। ओके मैम। चलो अब क्या करना, बाय मैम जी कहाँ पे जा रहे हो? रुक जाओ, कितने बजे का बोला था? 10 बजे का बोला था, चुपचाप बैठे रहो। तो ये 30 स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आई होप बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा होगा। अब आओ यहाँ पे, आपको मेरा एक काम करना है। क्या काम करना है पता है? इधर आओ। कोलोइड्स पढ़े थे 10th में? नहीं मैम। 10th में? 10th क्या है? 10th का मैम याद रहेगा, मैं 11th का तो याद ही नहीं है मैम। कोई बात नहीं, नहीं याद है तो थोड़ा सा आपको कल घर से पढ़ के आना है। आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, इनका साइज क्या पार्टिकल का ये पता मैम ये 9th में पढ़े थे। ट्रू सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, सस्पेंशन की पता होनी चाहिए, ठीक है, और कोलॉइड्स की आपको प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया होनी चाहिए। और ये एनसीईआरटी में टेबल है, ये आपको रीड करके आनी है, बस इतना काम है आप लोग, ठीक है। जैसे हम जनरली हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट की बात करते हैं ना, कोलोइड में हम बात करते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। जैसे सोल्वेंट आपका ज्यादा है, डिस्पर्स मीडियम भी इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो ये कितने हैं ये? 2 3 4 8 है। तो ये आपको सारे के सारे टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए कल, क्योंकि पहले मैं ये सुनूंगी फिर ही आगे चलूंगी। हमें तो 9th टॉपिक है मैम। हाँ जी, 9th क्लास में टॉपिक है मैम सारे। हाँ तो ये पढ़ के आना है आपका, बस इतना काम है और जितना मैंने कराया है, और बाकी आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो कर रहे हो, क्योंकि कोलोइड्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मेरे को टाइम लगेगा करवाने में, मतलब लगा लो 1.5 आवर चाहिए मुझे पूरा कोलोइड करवाने में। तो मैं ट्राई करूंगी कि कल मैक्सिमम कर लूं, बाकी जो बचेगा हम सैटरडे को वो कैटालिसिस के साथ कंप्लीट कर लेंगे। मैम सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लोगे? बेटा जो नहीं ले सकता वो प्लीज